हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। इसके पहले मैंने मोल कॉन्सेप्ट पे जो बेसिक जानकारियां होती हैं उन सब के बारे में मैंने बताया हुआ है। और आज खास करके जितने भी मोल कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं उन न्यूमेरिकल को हम लोग हल करेंगे। और इस लेक्चर में सबसे पहले कुछ हम लोग बेसिक जानकारियाँ देखेंगे, जैसे 1 AMU क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई जिसको कहते हैं। और जैसे बहुत सारे, जैसे परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, ठीक है, एक एटॉमिक वेट क्या होता है, तो उसके बारे में, मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट, जैसे गांव क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, ग्राम एटॉमिक वेट, इन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग समय को नंबर बात करते हुए। जैसे मोल संकल्पना में सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों से संबंधित भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उन सब क्वेश्चनों को भी देख लेंगे हम लोग। तो आज मोल कॉन्सेप्ट का जितना भी आप लोगों का डाउट रहेगा सबका सब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और एक भी क्वेश्चन नहीं बचेंगे बुक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने बोला था कि जैसे मोल जो मोल होता है यह एक नंबर होता है। क्या होता है? एक नंबर होता है। मैं बताया था कि जैसे एक मोल जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 6.022 गुणे 10 के घाते 23 के बराबर होता है। यानी कि एक मोल में इतने कण होते हैं, और इसी नंबर को हम बोलते थे क्या? एवोगाड्रो नंबर हम लोग बोलते थे, एवोगाड्रो नंबर संख्या। और इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी तत्व का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी परमाणु का इतना मोल है तो उसमें कितने उसके कणों की संख्या होगी। इन सब के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। और कुछ आवेश से संबंधित भी बताया था। मैं बोला था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम इतना होता है। तो यहाँ पे एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा? तो यहाँ पे मैं बोला था एक मोल बराबर इतना, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना। तो हम लोगों को देखना था एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 10वीं में कि Q बराबर क्या होता है? Q बराबर N/E होता है, जहाँ N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो जैसे एक मोल एक संख्या होता है जो ये बताता है कि एक मोल किसी भी पदार्थ का, एक मोल में 6.022 गुणे 10 के घाते 23 कण होते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछा हुआ है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो एक मोल इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो एक मोल इलेक्ट्रॉन में होंगे 6.022 गुणे 10 के घाते 23 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, क्या हम इनके आवेशों को नहीं लिख सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19। तो यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? तो 1.6 गुणे 10 घाते -19 इतना होता है। अब इनको हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने पे आता था कितना? तो 96,485 कूलाम, इतने के आसपास आता था। तो इतने के आसपास आता था 96,485 कूलाम। यहाँ पे 96,485 रहेगा, 96,485 कूलाम आता था। क्योंकि इसको कैलकुलेट करने पे क्या आएगा? तो इसको कैलकुलेट जब करेंगे ना तो आएगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कि आएगा 9.64885 गुणे 10 के घाते
4 कूलाम आएगा। और इसी को हम लोग लिखते हैं कितना, तो 96,485 कूलाम। और यही लगभग बराबर है, किसके बराबर है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा जाए तो 485 है और 485 लगभग 15 ही कम है 500 से। तो इसको मान लेते हैं कि ये लगभग कितने के बराबर है, तो ये लगभग बराबर है 96,500 के बराबर, यानी कि 96,500 कूलाम के ये निकट है। तो इस कंडीशन में 96,500 कूलाम लिखने का रीज़न क्या है, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा क्या हो जाए, आसानी हो जाए, इसके लिए हम लोग लिखते हैं 96,500 कूलाम। अब देखो ये जो 96,500 कूलाम था, ये इसी को हम लोग बोलते थे 1 फैरेड। क्या बोलते थे, 1 फैरेड बोलते थे। और 1 फैरेड का वैल्यू कितना होता है, तो 1 फैरेड का वैल्यू होता है 96,500 कूलाम। तो 96,500 कूलाम होता है। कहीं कहीं बहुत सारे बुकों में दिया हुआ है 96,485, तो वो हमारा करेक्ट वैल्यू है। और ये कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग लिख देते हैं कि 1 फैरेड बराबर क्या होता है, 96,500 कूलाम। और यही होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहीं पूछे तो उसका आवेश क्या होगा, 1 फैरेड। 2 मोल पूछे तो 2 फैरेड, 3 मोल पूछे तो 3 फैरेड। यानी कि ये जो फैरेड है ये क्या है, तो 1 फैरेड जो होता है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और 1 फैरेड का मान कितना होता है, तो 96,500 कूलाम होता है, या एग्जैक्ट बोले तो क्या होगा, 96,485 कूलाम होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले पार्ट में चर्चा कर लिया था। अब आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जैसे एक AMU क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन दोनों संबंध क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा जानकारी ले लेना है कि परमाणु भार क्या होता है। तो किसी भी परमाणु का भार या फिर किसी भी तत्व का भार, तो या फिर किसी भी, लिखता हूँ यहाँ पे, किसी भी तत्व का परमाणु भार, किसी भी तत्व का परमाणु भार। अब ये परमाणु भार होता क्या है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग जैसे कोई वस्तु लिए हैं, तो उस वस्तु में जो जो चीज़ निहित होता है उन सब का भार अगर हम लोग ऐड कर दें तो वो किसका भार हो जाएगा, उस वस्तु का भार हो जाएगा। वैसे ही परमाणु जो भार है, परमाणु में जो जो चीज़ उपस्थित होते हैं उन सभी के अगर भारों को हम लोग, अगर उन सभी के भारों को हम लोग ऐड करें तो वो किसका भार निकलता है, परमाणु भार निकलता है। जैसे कोई भी परमाणु होता है तो सबको सामान्य सी जानकारियाँ होंगी कि परमाणु के बीच में क्या होते हैं, तो परमाणु के बीच में होते हैं नाभिक, और नाभिक में होते हैं न्यूक्लियस। क्या होते हैं, न्यूक्लियस। बीच में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में रहने वाले लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और यहाँ पे जो हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे कौन कौन है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन और क्या है, प्रोटॉन। यानी परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और इसके चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो परमाणु के मूल रूप से जो कण होते हैं, जो मूल कण होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो परमाणु का भार होगा वो न्यूट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का भार और प्रोटॉन के भार के क्या होगा, बराबर होगा। ऐड करने पे जो आएगा वैल्यू उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो किसी भी तत्व का परमाणु भार जो होता है, किसी भी तत्व का परमाणु भार जो होता है, उस तत्व में क्या उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों का भार, सभी इलेक्ट्रॉनों का भार, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस क्या होगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। यानी कि इन तीनों के द्रव्यमानों का क्या होगा, योग के बराबर होगा। तो किसी भी तत्व का परमाणु भार क्या होता है और कैसे हम लोग निकालते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, किसी भी, जैसे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसका जो भार होता है, एक इलेक्ट्रॉन का भार, एक इलेक्ट्रॉन का
द्रव्यमान। अब ध्यान देंगे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो वो होता है कितना 9.103 गुणे 10 के घाते कितना होता है, तो 10 के घाते -31 kg होता है, इतना kg में होता है। और इसको अगर ग्राम में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9.103 गुणे 10 के घाते माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 28 ग्राम, इतना हो जाएगा। तो ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का भार होता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, लगभग दोनों सेम होते हैं भार में, लेकिन देख लेते हैं क्या होता है। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो क्या होता है, तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 2 × 10⁻⁻27 इतना होता है। और ये किस में होता है, तो केजी में होता है, किस में होता है, केजी में होता है। और यहाँ पे ध्यान देंगे जब इसको ग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा कितना 1.67 2 × 10⁻⁻24 ग्राम, इतना हो जाएगा। तो ये हो गया ग्राम में। अब देखो इसके आगे चलते हैं, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या होता है। तो एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है कितना, तो 1.674 × 10⁻⁻27 kg। और इसको भी ग्राम में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.674 × 10⁻⁻24 ग्राम, इतना होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में और किग्रा में दोनों। ये हो गया प्रोटॉन का द्रव्यमान ग्राम में और किग्रा में दोनों में। और ये हो गया न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में और किग्रा में दोनों में। तो यहाँ पे ध्यान देंगे लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग क्या है, बराबर है। अगर देखा जाए लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, बराबर है। बस यह दशमलव के तीसरे अंक पे थोड़ा सा चेंजिंग हो जा रहा है, 2 अंक तक तो क्या है, समान है। 0.67 यहाँ पे 2 हो जा रहा है, यहाँ पे 4 हो जा रहा है, बस थोड़ा सा अंतर है, 0.002 का अंतर है। तो उतना को हम लोग नगण्य अगर मान लें तो लगभग देखा जाए तो लगभग एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान वो कितने के बराबर होता है, तो वो बराबर होता है एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के, एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हो गया किसके बारे में, तो ये हो गया किसके बारे में, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में। अब ध्यान देंगे जो ये एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, अगर इसको हम लोग लिखें, ऐसे लिख दें 1.67, अब तीसरे अंक को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.67 × 10⁻⁻ क्या जाएगा, -24 ग्राम, इतना होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं, यही होता है 1 AMU, यानी 1 AMU के क्या होता है, बराबर होता है। यानी एक प्रोटॉन का द्रव्यमान या एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 AMU के बराबर होता है। AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई के क्या होता है, बराबर होता है। तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग एक दूसरे के बराबर होते हैं, और वही बराबर होते हैं किसके, 1 AMU के बराबर होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। अब ध्यान देंगे कि जब ये 1 AMU के बराबर हैं, अब यहाँ पे देखेंगे किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है, क्या होता है, परमाणु भार होता है। मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, जैसे इसको मिटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, जैसे किसी भी तत्व का क्या है, परमाणु जो भार है, क्या है, परमाणु भार। तो परमाणु भार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग के बराबर होता है। तो इस कंडीशन में अब ध्यान देंगे जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, तो इस कंडीशन में ध्यान देंगे ये कितना है, तो 9.103 × 10⁻⁻28 ग्राम है।
तो वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, तो ध्यान देंगे कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, तो है 9.103 गुणे 10 की घात कितना है, -28 ग्राम, इतना है। और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, तो एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, अभी मैं बताया हूँ, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो ये होता है 1.67, उसके बाद 2 गुणे 10 के घाते -24 ग्राम, इतना होता है। तो इतना आया। अब ध्यान देंगे इन दोनों की अगर तुलना करें तो लगभग जो प्रोटॉन होता है, क्या होता है, प्रोटॉन, ये इससे क्या है, ज़्यादा भारी है। और कितना भारी है, तो लगभग एक प्रोटॉन जो होता है, एक प्रोटॉन, पी का मतलब क्या है, प्रोटॉन, एक प्रोटॉन जो होता है, एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, एक प्रोटॉन का क्या होता है, द्रव्यमान जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 1837 गुना क्या होता है, अधिक होता है। तो यानी कि जो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 1837 यानी 1837 गुणे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतने के क्या होता है, बराबर होता है। तो लगभग इसकी तुलना में ये क्या है, नगण्य मान लेते हैं, बहुत छोटी संख्या आएगी। तो इसकी तुलना में ये क्या आ जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है, किसी भी तत्व का क्या होता है, परमाणु भार, तो ध्यान देंगे किसी भी तत्व का परमाणु भार जो होता है वो क्या होता है, परमाणु भार बराबर क्या होगा, तो उसमें उपस्थित ठीक है, उसमें उपस्थित प्रोटॉनों का द्रव्यमान, प्रोटॉनों का भार प्लस न्यूट्रॉनों का भार के योग के बराबर होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग क्या है, नगण्य है, बहुत छोटी वैल्यू है, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और किसी भी तत्व का परमाणु भार क्या होता है, उसके उपस्थित प्रोटॉनों का भार प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान के, यानी न्यूट्रॉनों के भार के क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो इसीलिए बुकों में यही फार्मूला दिया रहता है कि किसी भी तत्व का परमाणु भार क्या होता है, उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों का भार या न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान या प्लस प्रोटॉनों का द्रव्यमान, इन दोनों के योग का क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हो गया कुछ बेसिक सी जानकारियाँ कैसे हुआ। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि हमें एक कार्बन एटम में, ठीक है ना, उसका कितना द्रव्यमान होता है, कैसे निकालते हैं, उन सब के बारे में जो किताबों में डायरेक्टली ऐसे ही परिभाषा के रूप में दे दिया है, तो उसको थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ। जो 9 में 11 में है, खास करके 9 और 11 दोनों में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है। तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो स्क्रीनशॉट अगर ले लिए होंगे तो मैं इसको मिटाता हूँ, आगे चलते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे मैं अभी बोला हूँ कि जो किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है, किसी भी तत्व का क्या होता है, परमाणु भार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी भी तत्व का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, एक ग्राम में भी नापा जाता है और एक AMU में भी नापा जाता है। कैसे ग्राम में नापेंगे, कैसे AMU में नापेंगे, इन सब के बारे में देखेंगे। तो किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, उसमें उपस्थित किसका, तो प्रोटॉनों का द्रव्यमान, प्लस उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, अब यहाँ पे ध्यान देंगे,
उसमें उपस्थित प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे कार्बन के एक परमाणु में, कार्बन के एक परमाणु का भार, एक कार्बन के एक परमाणु का भार कार्बन के एक परमाणु का भार क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे उसमें उपस्थित प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। तो ध्यान देंगे जो कार्बन होता है, कार्बन में क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 क्या होते हैं, तो न्यूट्रॉन होते हैं। 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन ये होते हैं। अब ध्यान देंगे कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो तो नगण्य है, इसको हम लोग नगण्य मान लिए हैं। ये क्या है, नगण्य है। नगण्य का मतलब ना के बराबर है, बहुत छोटी इकाई है, इसको छोड़ देंगे। अब इन दोनों को हम लोग देखेंगे तो 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ध्यान देंगे 6 प्रोटॉन हैं और प्लस क्या है, 6 न्यूट्रॉन हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो 6 प्रोटॉन हैं, क्या है, 6 प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 1.67 × 10⁻24 ग्राम्स है। तो यहाँ पे अगर लिखें कितना, तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 × 10⁻24 ग्राम है, ठीक है। और कितने यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कितने यहाँ पे प्रोटॉन हैं, तो यहाँ पे प्रोटॉन जो हैं वो कितने हैं, 6 हैं, तो 6 से गुणा कर देंगे। प्लस यहाँ पे क्या है, तो 6 न्यूट्रॉन है, 6 और न्यूट्रॉनों का भार लगभग प्रोटॉनों के द्रव्यमान की क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 × 1.67 × 10⁻24 ग्राम। और अगर हम लोग इसको ऐड करें, क्या करें, ऐड करें, तो ये लगभग कितने के बराबर आएगा, तो ये आएगा कितने के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका कितना। तो अभी ये ध्यान देंगे, ये जो इकाई होता है इसको हम लोग 1 AMU कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 AMU। तो ये इकाई होता है, इसको क्या बोलते हैं, 1 AMU, यानी 6 × 1 AMU प्लस 6 × 1 AMU। और इसको हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 AMU और ये हो जाएगा 6 AMU, यानी 6 हो जाएगा 12 AMU। तो जो कार्बन के एक परमाणु का जो भार होता है वो कितना होता है, तो एक परमाणु का भार होता है 12 AMU। क्या होता है, 12 AMU होता है एक परमाणु का भार। अब इसके बारे में अब देखेंगे, एक परमाणु का भार 12 AMU, तो 1 AMU की परिभाषा क्या होती है, तो बहुत सारे बुकों में डायरेक्ट दे दिया है, बच्चों को उतना समझ में नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कैसे हम लोग देखेंगे 1 AMU को कैसे परिभाषित करते हैं। तो जो 1 AMU होता है, तो देखो एक कार्बन परमाणु का जो भार है वो कितना है, 12 AMU है। एक कार्बन परमाणु का जो भार है क्या है, कार्बन परमाणु का जो भार है, कार्बन परमाणु का भार कितना है, परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो वो है 12 AMU है। तो जब एक कार्बन परमाणु का जो भार है वो 12 AMU है, तो 1 AMU बराबर क्या होगा, तो कार्बन का हो जाएगा 1/12, यानी कि जो 1 AMU जो होगा वो कितने के बराबर होगा, तो कार्बन के परमाणु के 1/12 12वें भाग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि 1 AMU कार्बन परमाणु के किसके, कार्बन परमाणु के, ठीक है, 1/12वें भाग के क्या होगा, बराबर होगा के भार के 1/12वें भाग के क्या होगा, बराबर होगा। तो जिसको हम लोग 1 AMU कहते हैं। उसी तरह ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑक्सीजन में क्या होते हैं, तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग ध्यान देंगे, ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, तो ऑक्सीजन में होते हैं 8 न्यूट्रॉन, 8 क्या होते हैं, प्रोटॉन, 8 क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो अगर हम लोग इसको ऐड करें तो 8 + 8 इन दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देंगे 1 न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है 1 AMU के बराबर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 16 AMU। तो ये जाएगा 16 AMU के बराबर। तो ये जितने भी हम लोगों को परमाणु भार मिलते हैं वो परमाणु भार जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो उसमें उपस्थित प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यही उस तत्व के क्या कहलाते हैं, परमाणु भार कहलाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं
ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है, इन सब के बारे में। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखेंगे ग्राम एटॉमिक वेट के बारे में, यानी कि ग्राम परमाणु भार के बारे में। कैसे उसको निकालते हैं, कैसे इसका रिलेशन दिखाते हैं, जैसा इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं बताया हूँ कि जो ऑक्सीजन ही मान लेते हैं, ले लेते हैं, किसको लेते हैं, ऑक्सीजन को ही ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन में क्या होते हैं, तो ऑक्सीजन में 8 आपके प्रोटॉन होते हैं और 8 क्या होते हैं, तो 8 होते हैं न्यूट्रॉन। और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है, इसको कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन का परमाणु भार। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या निकलेगा, तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1 AMU, तो 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 8 AMU।